नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर वाराणसी से। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने क्रूज का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी से अब डिब्रूगढ़ जाएगा ये क्रूज और पीएम मोदी ने क्रूज का आज उद्घाटन किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वाराणसी से गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और एक बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा ये क्रूज और आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वाराणसी से गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने क्रूज का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने क्रूज का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने क्रूज का उद्घाटन किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा ये क्रूज। तो पीएम मोदी ने क्रूज का आज उद्घाटन किया। बड़ी जानकारी, दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बताते पर एक बड़ी सौगात पीएम द्वारा दी गई है। वाराणसी से बड़ी खबर, गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने क्रूज का उद्घाटन किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और एक बड़ी सौगात पीएम मोदी द्वारा दी गई है। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्रूज की लंबाई आप देख सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने प्रदेश में महंगी बिजली को लेकर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से 5 सालों तक मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है, जीरो एफर्ट। नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदर बांट करना है। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदर बांट सरकार और अधिकारियों को करना है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने मैंने पहले भी खुलासा किया था कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है। तो आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरकार पर निशाना साधा। वहां आइए आपको सीधा ले चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार सम और विपरीत दोनों परिस्थितियों में गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आज के समारोह में आप सबकी उपस्थिति, आपका ये उत्साह एक बार फिर से इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की।
प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास परक उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा गोरखपुर फिर पीछे क्यों रहेगा। तो गोरखपुर ने भी उस यात्रा में सहभागी बनकर के अपनी एक नई पहचान बनाई है। जो गोरखपुर आज से 20 तो गाजियाबाद में महज एक टूल किट लूटने के लिए दो बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी। वारदात के दौरान युवक के साथ बाइक पर उसकी पत्नी भी थी। युवक को गोली मारने के बाद बदमाश टूल किट लूट कर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने बाइक के पीछे बैठी महिला का पर्स और मोबाइल लूटने के कुछ देर बाद वहीं फेंक दिया, सिर्फ टूल किट ही छीना। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज शाम 7:30 बजे थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम के अंतर्गत दुहाई को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक युवक मोहित चौधरी अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान दो अज्ञात युवकों द्वारा इनका बैग छीना गया, जिसमें विरोध करने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अवैध शस्त्र से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिससे इनको चोट आई। थाना पुलिस ने तत्काल जैसे ही जानकारी हुई तत्काल ही मौके पहुंच के इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये अभी स्वस्थ हैं, अपना उपचार करा रहे हैं। मेरा एक टूल बैग था, उसको लेकर फरार हो गया। हमला करने वाले कितने लोग थे? 2 जने थे सर। आप कहाँ जा रहे थे जब यहाँ पर हमला हुआ? सर मैं दुहाई से निकल के अपने गांव जा रहा सुल्तानपुर। लूट के समय की वारदात आपने बताई है, तो आपसे क्या क्या चीज़ लूट हुई है? सर बाकी उन्होंने मोबाइल और पर्स वगैरह छीने थे, वो तो मेरे फेंक दिए वापस, लेकिन मेरा टूल बैग था, इसमें मेरे बाइक के पेपर और मेरे ऑफिस के पेपर वगैरह और टूल वगैरह थे, उसको ले गए। मैनपुरी के बरनाहल विकासखंड के ग्राम पंचायत सजाबारपुर के राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और जिला अधिकारी से जांच कर राशन की दुकान को निरस्त कराने की मांग की। बता दें 6 महीने पहले बिनेपुर की राशन की दुकान निरस्त करके सजाबारपुर के राशन डीलर के यहां अटैच किया गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राशन डीलर मशीन पर अंगूठा लगवा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फिंगर नहीं आ रहा और कार्ड धारकों का राशन खुद ही हजम कर लेते। साथ ही जिन लोगों का राशन दिया जाता है उनको भी पूरा राशन नहीं मिलता। साथ ही बताया कि इसकी शिकायत पूर्व में उप जिलाधिकारी घिरोरा को दी जा चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समस्या ये है कि राशन लेने जाते हैं सवेरे 6 बजे बुलाते हैं और जब जाओ तो 9 बजे बंद कर देते हैं और गाली गलौज देते हैं कि साली आ जाते हैं, चमड़ा फलानी गानी जो गालियाँ देते हैं और पैसा लेते हैं कि उनको राशन के बोलो 100 रुपये राशन के लेते हैं, तो देखा कार्ड है हमारा। तो इसकी कहीं शिकायत टोल फ्री नंबर पे वगैरह पे की थी क्या आपने? शिकायत नहीं की, हम विकलांग आदमी चल पाते नहीं, जाते बोलो 3 बार बजाता है वहाँ से, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वहाँ आओ तो 6 बजे आ जाओ, 9 बजे बंद कर देता है। हमारे 6 मिनट हैं और क्या नाम 4 का देते हैं और देते ही नहीं है। बाजी वक्त देते हैं, बाजी वक्त नहीं देते हैं। ये कह देते हैं हम अपनी खेती करें कि तुम्हें क्या नाम सुबह मर जाती हैं आके। यहाँ पर नहीं कुछ राशन टाइम से मिलेगा। जाते हैं तो कहते नेट नहीं आते, कभी कहते हैं क्या नाम सवेरे ही आ जाती हैं, देते ही नहीं हैं। और देते हैं 4 मिनट का तो कभी निकलता है क्या नाम 10 किलो, कभी 12 किलो, पूरा निकलता नहीं है। चावल देते हैं, गेहूँ देते नहीं है, और कुछ आता है वो कुछ नहीं देते। हमारा राम श्री। अच्छा, क्या दिक्कत है तुम्हें? हमें ये दिक्कत है, हम दूर भाग नहीं सकते और यानी जाएं तो कह देते टावर वो नेट नहीं आ रहे हैं, और कभी कह देते अभी जाओ हम अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे, जाओ यहाँ से। और जब राशन लेके आते हैं, जब राशन ले हुआ है तो हम तोले तो कभी 10 किलो लेकर हैं,
राशन नहीं देते, वो 6 बजे बुलाते हैं, उसके बाद में राशन भी नहीं देते। तो क्या कहते गाली हैं? गलौज करते हैं, पैसा ले लेते हैं, मार और चमार पमार कहते हैं, जाटा बहन। अच्छा, मतलब जात सूचक गालियां देते हैं। कैसे व्यक्ति हैं डीलर और क्या नाम है उनका? सज्जन सिंह। गंदी गंदी गालियां देते हैं, लागू यहाँ से। समस्या ये कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट के बाद भी 5 किलो कम देता है। 25 किलो बनता है, 20 किलो देता है। अगर उस पर हम कुछ कहें और उसके बाद 7 बजे बुलाता है, जी 6 बजे बुलाता है कि 6 बजे आओ और अपना राशन ले जाओ, और 9 बजे तक बांटता है। उसके बाद पहुंचते तो गाली गलौज करता है। साहब हमको 6 राशन, पहले 6 लोगों को राशन मिलता है, उसमें 5 लोग का मिलता है। मतलब 6 यूनिट हैं आपके और 5 लोगों का राशन देते हैं। क्या नाम है डीलर का? सज्जन सिंह। अच्छा, जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं साहब इतना ही मिलेगा। अच्छा, और तो इसकी शिकायत नहीं की आपने कभी किसी साहब किससे करें हम? ये मतलब अंगूठा लगवा लिया है, राशन दिया नहीं है, और मतलब एक बार जाओ फिर जा कह देता है मतलब सुबह 7 बजे आओ तो राशन मिलेगा, और मतलब 9 बजे 7 बजे से 9 बजे तक, मतलब जब इतना कोयला कटता है तो 9 बजे तक 7 बजे तक मतलब कैसे पहुँचे वहाँ? बताइए आप, इतनी दूर है कहाँ, कारू घेरा से और फूल का नगला फूल सा है नगरा, मतलब बहुत दिक्कत होती है। और मतलब ज़्यादा का हो तो जा खाते हैं, जहाँ मिले तहाँ ले ली जाएगा। खबर फतेहपुर से, जहां चेकिंग के दौरान एसओजी और मलवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं बता दें कि चेकिंग के दौरान चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 270 पेटी शराब मिली। बरामद हुई शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी टीम और मलवा पुलिस को 2500 का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और मलवा थाने की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, और चेकिंग के दौरान अवैध इंग्लिश शराब पकड़ी गई है, जो चंडीगढ़ से लेकर के बिहार को भेजी जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति राजकुमार, जो पहले भी उजियानी जनपद बदायूं से जेल जा चुका है, शराब उससे बरामद हुई है। ये कई बार बिहार माल लेके जा चुका है, विभिन्न रास्तों का प्रयोग करते हुए। अक्सर ये टोल वाले रास्तों से बचने का प्रयास करते हैं और मजबूरी में ही टोल रास्तों का यूज करते हैं। तो उन्नाव में नगरपालिका ने पहले व्यापारियों से मोटी रकम लेकर उनसे दुकानों में बीज कराया और आज वही दुकानदार दर दर भटकने को मोहताज है। उन्नाव में नगरपालिका परिषद ने 30 दुकानें बनवाई और दुकानदारों से 1,60,000 रुपए प्रति दुकान से लेकर उन्हें पक्की दुकानें दी, लेकिन कुछ समय बाद ही नगरपालिका प्रशासन ने ही उन दुकानों को अवैध घोषित कर दिया और उन पर बुलडोजर चलवा दिए। दुकानदार अधिकारियों को चौखट कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने मोटी रकम देकर दुकानों को खरीदा था और जिला प्रशासन अब उन्हें वह जगह मुहैया कराए जहां पर वह अपना व्यापार कर सके। मामला भैया ये है कि रेहड़ी पटरी दुकानदार ठगी के शिकार हुए। 1,60,000 से 1,90,000 तक दुकानों की वसूली की गई। पैसे लिए गए, नगरपालिका द्वारा कागज बनाए गए। JMB सोल्यूशन जो लखनऊ का है कंपनी, उसके द्वारा हम लोगों को ये कागज बना के दिए गए, दुकानें दी गई। 6-7 महीना लगा पाए, काम उस पर कर पाए। कोरोना के कारण काम भी नहीं चल पाया। उसके बाद 27 अप्रैल आज हम जिला अधिकारी के पास वही अपनी वेटिंग जोन की समस्या लेके 8 महीने से उन्नाव के हर अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, मगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसा कोई उन्नाव का अधिकारी या ऐसा कोई नहीं जिसके लिए हम लोगों ने इंसाफ के लिए भीख नहीं मांगी हो, मगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला। आप खुद देख सकते हैं ये दुकानों की हालत क्या कर दिया है। 1,60,000 रुपये, 1,90,000 रुपये दुकान के पैसे लिए। नगर पालिका ने हमें ये कागज दिए। अब नगर पालिका कहती है ये कागज
खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर में बीजेपी युवा नेता सूरज त्रिपाठी ने अपने आवास पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। उसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली। सूरज त्रिपाठी ने राष्ट्र रक्षकों और नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिक और तो राजधानी के ट्रांस गोमती क्षेत्र के कमाऊं डिवीजन में शुमार मुंशी पुलिया डिवीजन से रितेश आनंद की विदाई हुई। मध्यांचल मुख्यालय में तैनात रहे जयसिंह को अधिशासी अभियंता के रूप में नई तैनाती मिली है। वहीं बरेली में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले को शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने भव्य मेले के आयोजन के लिए उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है। वहीं पर हर बार की तरह इस बार भी मेले से पहले रंग यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर की। बता दें कि बरेली में उत्तरायणी मेले का आयोजन पिछले 24 सालों से लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन किया गया। ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, स्वरों में पहला स्वर सौ, जिसके बिना बाकी स्वरों की पहचान नहीं है। सौ यानी हमारी संस्कृति, सभ्यता यानी हमारी पहचान। रोहिलखंड का मेला हो गया है। मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। सर जोशीमठ में बहुत बुरे हालात हैं सर, क्या तो उत्तरायणी मेले की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फीता काटा और इसकी शुरुआत की है। मेले से पहले रंग यात्रा निकाली गई है और लोगों की भीड़ भी इस यात्रा के दौरान देखी गई। तो उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो चुकी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। गोरखपुर में निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि निषाद पार्टी का संकल्प दिवस गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित हुआ। इस मौके पर देश भर से लाखों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से चुने गए निषाद पार्टी के सभी 11 विधायकों के साथ ही संत कबीरनगर के सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद शुरू से ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस दौरान जनता ने फूलमालाओं की बरसात कर अपने नेता का स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार में हमारे सहयोगी के रूप में शामिल निषाद पार्टी का हम स्वागत करते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और हम सभी लोग मिलजुल कर सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आज के दिन में 9 बड़े अचीवमेंट हुए हैं। उसके लिए हम कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात रखना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना, उनकी एकजुटता का परिचय है कि हम लोग एक हैं। अब हम लोग केवल मल्ला बिंद में नहीं बटे, हम निषाद राज के खून हैं और भगवान राम के दोस्त के खून हैं। इसलिए आज का तरह है। डॉक्टर पिछले 9 सालों से ये संकल्प दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन ये 10वां है, तो इस बार क्या खास रहा और इसमें क्या अलग आपको दिखा? खास रहा कि पहली बार अब तक सताए जा रहे थे, ये शिकार थे, पहली बार हिस्सेदार है।
तो फर्रुखाबाद जिले के लोहिया अस्पताल में रह रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की बिल्डिंग विकास के सारे पैमाने को झूठा साबित कर रही है। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। लोहिया अस्पताल के कर्मचारी कौशल मिश्रा ने बताया है कि ज्यादातर बिल्डिंग जर्जर की स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। अधिकारी कभी यहां रह रहे लोगों से मिलने नहीं आए, ना ही यह जर्जर भवन देखने आए। सीएमएस राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि भवनों को बने हुए करीब 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इनकी रिपेयरिंग के लिए एई और जेई को कई बार अवगत कराया। बिल्डिंग पे 158 सरकारी कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, उनको खाली कराया गया और कर्मचारियों को शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई गई। ये लगभग अंदर से रिपेयर हैं। बाहर के छज्जे चूंकि ये 25 साल से ऊपर हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं। इनकी रिपेयरिंग के लिए एई को कहा गया है। वो कह रहे हैं हम फेज मैनर में इसका रिपेयरिंग करेंगे। अभी रिपेयरिंग शुरू हुई है। अभी अस्पताल में जो पेशेंट का परसर था, अस्पताल बिल्डिंग थी, मरीज का एरिया था, उसकी रिपेयरिंग हुई है। अब रिपेयरिंग चूंकि 1 नंबर क्वार्टर से शुरू हुई है। अभी सीएमएस आवास बाहर से रिपेयर किया गया, अंदर से है। अब जो अन्य आवास डॉक्टरों के रिपेयर हो जाएंगे। आप भी जर्जर भवन के 2nd फ्लोर पे जो बना हुआ है नीचे रहते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है जर्जर की भवन ऊपर वाला खराब है, जर्जर है। ऊपर वाला पोर्शन अंदर से तो रिपेयर है, बाहर की स्थिति अभी रिपेयर होनी है। इनके छज्जा टूटने के लिए कहा गया था, तो चूंकि ये डॉक्टर यहाँ से कैसे डर लगता है ये तो अरे निकलते उधर से निकलते इधर से निकलते, कैसे चुप निकलते हैं। और क्या और बताओ, ये कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है? कोई 50 दफा लिख के देखेगा। अच्छा, तो ये कभी भी गिर सकती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा सकता है। हादसा होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, कोई सुध नहीं ले रहा है? कोई सुध नहीं ले रहा। ठेकेदार उसको क्या नाम अंसरा, जिसको भी कह रखा है हमने, कुछ नहीं होता है। वो भी देख के सर्वे हो जाता है पूरा, और कुछ नहीं। अब आप लोग तो देखते हैं क्या है हाल कॉलोनियों का। अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने साल से बिल्डिंग जर्जर बनी हुई है? ये तो वो पीछे वाली तो बिल्डिंग में अभी दोबारा काम हुआ था। अच्छा। लेकिन वो ऐसा काम हुआ कि वो फिर टूट गई बिल्डिंग। अच्छा। ये जो है ये भी देखो टूटी पूरी बिल्डिंग है। अच्छा। ये कल परसों ये बच गए भैया हमारे। अच्छा। इनका उठना हुआ, उधर पेशाब करने गए और तुरंत एक पत्थर गिरा। वहीं दिल्ली में रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक एवं कुशल नेतृत्व में भारत निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में हमारे देश में राजनीतिक स्थायित्व एवं गुड गवर्नेंस के नए दौर का सृजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला उत्तर प्रदेश, गुड गवर्नेंस, अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, एमओयू का मॉनिटरिंग पोर्टल, निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम तथा 25 निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं, 7 एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं तथा 2 निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 10 एयरपोर्ट पर कार्य जारी है। भारत के पहले अंतर्देशीय जल मार्ग का हल्दिया वाराणसी पथ संचालित हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में 8% का योगदान दे रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 21 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 के जीएसडीपी के सापेक्ष 65% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 5 वर्षों में, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में
जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था, के बावजूद उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश परियोजनाएं प्रारंभ हुई, जो नई उत्तर प्रदेश में निवेशकों के विश्वास का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। इसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आमंत्रित कर रहा हूं। आइए नए भारत के ग्रोथ इंजन की रफ्तार का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जय हिंद। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।